अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा सब्जेक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज आज हम पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पार्ट 1 में दोस्तों हमने देखा था आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को, और पार्ट 2 में दोस्तों आज हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों हम लोग पार्ट 3 में आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो जब आप तीनों वीडियो सीरीज को दोस्तों देख लेंगे तो आप पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। और आपका पेपर दोस्तों जो आता है वो 50 नंबर का आता है, जिसमें से आपके 15 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, 15 नंबर के आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, और आपके 20 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। इन तीनों को दोस्तों जोड़कर आपका 50 नंबर का सब्जेक्ट बनता है, और आपको पास होने के लिए 25 नंबर लाने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, जिससे कि दोस्तों आपका कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट जाए और वो पेपर में है तो आपका नुकसान होगा। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न क्या रहा? अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना ही लेना अच्छा है। यह कथन दोस्तों किसका है आपको यह बताना है। तो दोस्तों यह कथन आपका प्लूटो का है, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न देखेंगे आज का दूसरा प्रश्न, महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा है, इसको देखते हैं। महर्षि वेद व्यास का कथन है कि ज्ञान शिक्षा जीवन के सत्य का दीर्घ दर्शन ही नहीं करता, प्रत्यतु वह व्यक्ति को बोलना चलना व्यवहार करना भी सिखाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है ये आपको बताना है। शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता है, तथा जिसमें मनुष्य को अपने आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता क्या है। देखिए उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। यह कथन किसका है आपको यह बताना है। तो दोस्तों यह कथन आपके अरस्तू का है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। यह कथन किसका है। तो यह कथन दोस्तों आपके शेक्सपियर का है। अगला प्रश्न क्या रहा कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। यह किसने कहा है। तो दोस्तों यह महात्मा गांधी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है। देखिए आत्म व्यक्ति, ठीक है ना, व्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास। अनौपचारिक शिक्षा क्या ये बताना है। अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी दशा परिस्थिति अवस्था एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हो सकते हैं। देखिए मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और पत्राचार शिक्षा। पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है। तो पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है जो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है। वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, वेद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आपके ये 4 प्रकार के होते हैं। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। साफ विद्या या विमुक्तेय का क्या अर्थ होता है। देखिए ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती थी, इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे। तो एक वेद के ज्ञाता दोस्तों यहाँ पर स्नातक कहते थे। प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे। 2 वेद के ज्ञातक दोस्तों वसु कहते थे। 3 वेद के दोस्तों ज्ञातक को क्या बोलते थे प्राचीन काल में। तो 3 वेद के ज्ञातक दोस्तों यहाँ पर रुद्र बोलते थे। जरा इसको ध्यान रखिएगा, एक वेद के ज्ञातक दोस्तों स्नातक, 2 वेद के वसु, 3 वेद के रुद्र, और उसके बाद दोस्तों प्राचीन काल में 4 वेदों के ज्ञातक को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते थे आदित्य कहा जाता था। क्या बोलते थे हम लोग, आदित्य। अगला प्रश्न क्या रहा, वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार किया जाता था। तो दोस्तों तब चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था। उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। वैदिक काल विद्याधन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और कब समाप्त होता था। सामान्यतः शिक्षा सत्र की अवधि 1 वर्ष से
4.5 या 5 माह की होती थी। विद्याध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से शुरू होता था और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जन समारोह से समाप्त होता था। अगला प्रश्न क्या रहा कि विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? समापवर्तन संस्कार होता था। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। अगला प्रश्न क्या रहा कि बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? ये दोस्तों आपकी मौखिक थी। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती थी? मकतब में प्रवेश की आयु 4 से लेकर 5 वर्ष की होती थी। प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? तो दोस्तों यह कथन आपके अरस्तू का है। एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक दोस्तों आपके एडम्स हैं। जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या 2 आधारभूत स्तंभ बताए? जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र, ठीक ना, अध्यापक और छात्र याद रखिएगा, 2 आधारभूत स्तंभ बताएं। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह कथन आपका किसका है? आपको यह बताना है। तो यह कथन दोस्तों आपके जॉन डीवी का है। यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। तो दोस्तों यह कथन आपके फ्रॉबेल का है। इसको जरा सबके कथन को अलग अलग याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। यह कथन किसका है? मतलब कि शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों यह कथन आपके हर्बर्ट स्पेंसर का है। फिर अगला कथन दोस्तों, शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। तो दोस्त यह कथन आपका अरस्तू का है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है। यह कथन पेस्टोलॉजी का है। कितने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताएं? तो दोस्तों ये जॉन डीवी ने बताया। मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवाद दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो दोस्तों बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? ड्यूवी ने दोस्तों शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। फिर किसने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो एडम्स ने शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया माना है। किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो दोस्तों डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। सबके नाम दोस्तों कंफ्यूज कर सकते हैं आप, लिखकर बढ़िया अच्छे से याद करिएगा। चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी 2 मुखी प्रक्रिया। यह कथन दोस्तों किसका? यह कथन आपके राज का है। शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों शिक्षा प्रक्रिया को आपको 3 भागों में विभाजित किया गया है। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन दोस्तों आपका प्लेटो का है। फिर अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है? तो यह कथन दोस्तों रेमंड ने कहा है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पेस्टोलॉजी का है। पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन लॉक का है। अगला प्रश्न क्या रहा? शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जॉन डीवी का है। मानव शरीर मतलब मानव जीवन के कौन से 2 पक्ष होते हैं? तो प्रथम शारीरिक, द्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन दोस्तों स्वामी विवेकानंद का है। किसने लिखा है कि संगमरमर के पत्थरों के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ये दोस्तों एडिशन ने लिखा है। बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। यह किस दार्शनिक ने कहा? तो दोस्तों ये जॉन डीवी ने कहा है। जॉन डीवी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो जॉन डीवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह किस दार्शनिक ने कहा है? तो दोस्तों ये हर्बर्ट ने कहा है। भारतीय संस्कृति के प्राचीन काल में किसमें आस्था रही है? तो दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है। शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये प्रोफेसर बागले ने लिखी है। शिक्षा वह प्रक्रिया जो मानव को
पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है, यह किस दार्शनिक ने कहा है? तो दोस्तों ये अरस्तू ने कहा है। शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बालकों का चारित्रिक विकास करना। मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न क्या रहा? शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र निर्माण करना है। मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? तो दोस्तों ये आत्मनिर्भर बनाना है। छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया करके। जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन रात का है। एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक प्रोफेसर बागले हैं। सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? तो जॉन डीवी ने दोस्तों माना है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों रस्क का है। व्यक्तिगता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन नन का है। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन जे.एम. बाल्डविन का है। जॉन डीवी ने अपनी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियां बताई हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3 कसौटियां। शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन रिवलिन का है। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों आपका हेगले का है। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो दोस्तों उस समय स्वरूप आपका व्यक्तिगत था। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन महात्मा गांधी जी का है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के समर्थक है दोस्तों टीपी नन। किसने कहा है कि सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने। व्यवसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। यह कथन दोस्तों किसका है? तो दोस्तों यह कथन वी.डी. भाटिया का है। किसने कहा है कि ज्ञान ही पवित्रता है? तो दोस्तों ये सुकरात ने कहा है। यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है। तो यह कथन दोस्तों आपका अरस्तू का है। ज्ञान प्रगति है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन सोफिस्टो का है। किसने बौद्धिक परीक्षण मतलब प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए? तो दोस्तों ये कैमेनियस ने बताया। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जॉन एडम्स का है। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। यह कथन किसका? दोस्तों यह कथन शेक्सपियर का है। ज्ञान पर बल देने से मतलब विद्यालय ज्ञान की दुकान, वह शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। यह कथन किसका? तो दोस्तों यह कथन व्हाइट हेड का है। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यह कथन किसका? तो दोस्तों यह कथन एडम्स का है। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए? तो दोस्तों इसके प्रमुख केंद्र हैं आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंड, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि थे। प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? तो इसको हंटर कमीशन को। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो देखिए वर्ष 1911 में, जिसे गोखले विधेयक 1911 कहा जाता है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई थी? वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला 22 अक्टूबर 1937 को रखी गई। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में क्या कहा है? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार यदि मुझसे मतलब कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो मैं उत्तर दूंगा कि चरित्र का विकास। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह योजना दोस्तों आपके 2001 में प्रारंभ की गई। पाठ्यक्रम में भारी भरकम बोझ या बस्ते का बोझ को कम करने का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? दोस्तों यह यशपाल समिति ने सन 1990 में दिया। प्रकृतिवाद शिक्षा दार्शनिक कौन कौन से? तो दोस्तों बेकन, कैमेनियम, स्पेंसर, रूसो आदि। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो दोस्तों प्रकृतिवाद मुक्तयात्मक अनुशासन की बात करता है। प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन है? तो दोस्तों प्रयोजनवाद के महान उत्पादक जॉन डीवी हैं। प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि कौन सी है? प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि है। अगला प्रश्न क्या है? विवेकानंद जीवन दर्शन के 2 प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं? तो मानव कल्याण तथा सर्वधर्म समभाव। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना किस वर्ष की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की दोस्तों जो रचना थी वो सन 1913 में की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि किस वर्ष मिली थी? दोस्तों तो इनको जो उपाधि मिली थी वो 1915 में मिली थी। अगला प्रश्न, टैगोर के अनुसार व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे हो सकता है? तो टैगोर का मत था कि स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। मैंने ऐसे शिक्षकों की भर्त्सना की है जो प्रतिबंध के पक्षधर हैं, क्योंकि प्रतिबंध स्वयं प्रकृति के मतलब को पथ भ्रष्ट होने को बाध्य करता है।
अगला प्रश्न क्या रहा है, विश्व कवि टैगोर ने शिक्षा की अनोखी देन विश्व भारती की स्थापना कब की थी? तो देखिए विश्व भारती की स्थापना 6 मई 1922 को हुई थी। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान व सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन सुकरात का है। शिक्षा का उद्देश्य है कि अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाना, यह कथन दोस्तों गांधी जी का है। प्लेटो ने नागरिकों को कितने श्रेणियों में विभक्त किया था? तो दोस्तों इन्होंने 3 श्रेणियों में नागरिकों को विभक्त किया था। वह शिक्षा किस काम का जो कि भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन रूसो का है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन स्पेंसर का है। चरित्र की स्थापना करना विद्यालय शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है, यह कथन किसका? तो दोस्तों यह कथन जॉन डीवी का है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है, यह कथन किसका? तो दोस्तों यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन स्टारबक का है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित, स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन पेस्टोलॉजी का है। यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है, यह कथन दोस्तों आपका पेंटर का है। आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? आध्यात्मिक जगत का। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई? तो दोस्तों ये आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हुई है। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो दोस्तों आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले हैं। प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कांट होंगे। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो दोस्तों इनके जनक हीगल है। नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है? तो दोस्तों प्लेटो हो जाएंगे। किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? तो इसका आंसर होगा प्लेटो। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? तो दोस्तों विचारों को महत्व दिया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न विधि के जनक कौन है? सुकरात हो जाएगा। संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। निगमन व आगमन विधि के जनक कौन है? तो अरस्तु। निर्देशन विधि के जनक कौन है? तो हर्बर्ट। तर्क विधि के जनक कौन है? हीगल। खेल विधि के जनक कौन है? फ्राबेल। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? तो पेस्टोलॉजी। किस दार्शनिक ने कहा कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? जेंटिल ने कहा है। ठीक है, फिर आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आत्मानुभूति। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो दोस्तों इसकी 8 विधियां हैं। प्रकृतिवादियों का शिक्षा का आधार क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मूल प्रवृत्तियां। प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया? ह्यूरिस्टिक विधि। प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? तो दोस्तों ज्ञान के लिए इंद्रियों को आवश्यक माना गया है। प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया गया है। प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए? तो दोस्तों इसके 3 रूप बताए गए। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? प्रयोजनवादी दोस्तों क्रिया को सर्वोच्च स्थान देते, क्रिया को। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है? तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उपयोगिता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो ये प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो दोस्तों प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको आंसर होगा प्रयोजनवाद। ठीक है ना। किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? जेम्स के अनुसार। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो दोस्तों समाज की। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो व्यवहारिक होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि प्रयोजनवाद दी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बालक का समाजीकरण। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की? तो दोस्तों इसकी मेथड की खोज किल पैट्रिक ने की है। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए? तो प्रयोजनवाद में। डीवी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। ठीक है, बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक है, डीवी इसे सामाजिक वातावरण कहता है। शिक्षा एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है, इस संबंध में डीवी के विचार लिखिए। शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की तरह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। फ्राबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? देखिए शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। फ्राबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है? शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। फ्राबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? फ्राबेल ने वर्ष 1805 में
उसने शिक्षण कार्य आरंभ किया। 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम बालोद्यान या किंडरगार्टन रखा गया। वह कहता है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। फ्राबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताना है आपको। तो शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है? देखिए, मॉन्टेसरी का कथन है कि बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को न हमें कुरूप बनाना चाहिए, न ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? देखिए, मॉन्टेसरी कहती है कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उसकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। गिजू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार है? गिजू भाई का मानना था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बुनियादी शिक्षा। प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है? शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। एमिल की रचना है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा रूसो की। निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है? इसका प्रतिपादक कौन है? रूसो प्रकृतिवाद विचारक था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। रूसो ने अनुशासन के किस 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो देखिए, 2 सिद्धांत कौन कौन से थे? पहला स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है? देखिए, प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से तात्पर्य है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है, ये आपको बताना है। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। फ्राबेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया जिसका नाम बालोद्यान या किंडरगार्टन था? सन 1939 में प्रारंभ किया। मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा, इसको बताना है। तो इसको दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। पहला दोस्तों कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, तीसरा भाषा तथा गणित की शिक्षा। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि मॉन्टेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है? मानसिक मंद बालक। जनसंचार से आप क्या समझते हैं? देखिए, सामान्यतः जनसंचार के साधन से अभिप्राय ऐसे अभिकरण से हैं जिसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा आपको देनी है। तो गिलिन का अभिमत है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाला बदलाव को कहा जाता है, चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं में हो या अथवा सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि विद्यालय तथा समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध पर आपको कोई एक परिभाषा लिखनी है। तो देखिए, विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न क्या रहा कि मॉन्टेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत आपको बताना है। देखिए, मॉन्टेसरी का कथन है कि बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना या अपेक्षा करना उचित नहीं है। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी भावनाओं को ठेस लगे। विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है, इसको देखते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं। पहला दोस्तों लेखनी पकड़ने का अभ्यास, दूसरा अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराना और अंतिम में अक्षरों का उच्चारण। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। देखिए, इस पद्धति में दोस्तों जब बालक को पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और श्याम पट्ट पर उसका नाम लिख देती है। फिर बालक उसे शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है और शब्दों को पढ़ना आ जाने के पश्चात बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध, इसको देखिए। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है, आपको यह बताना है। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहां की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह है कि यह मनुष्यों को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखना है आपको। तो समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थाओं को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है।
समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है, इसको आपको बताना है। देखिए, समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करवाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन आपको बताने हैं। घर पर ही मनुष्य के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हवादार घर हो, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। अगला प्रश्न है कि परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए, इसको देखते हैं। परिवार को बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बॉक्स, चित्र, पहेलियां, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। घर को बालोपयोगी कैसे बनाना चाहिए, इसको जरा देखते हैं। इस संबंध में गिजू भाई का कथन देखिए। हमारे घरों में ऐसी कुटिया कहाँ है कि जिन तक बालक के हाथ पहुंच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टंगी होती है, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, व्यक्ति और समाज का संबंध आपको बताना। व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज को समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है, इसको जरा देखते हैं। कभी कभी दोस्तों इस बात की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्यों के विकास में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले तथा दूसरे जिले के विकास में भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विषमताओं का एक कारण निर्धनता भी है, कैसे। शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और कारण यह है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्धन और बहुत थोड़ा भाग धनी है। एक निर्धन व्यक्ति का बालक किसी शैक्षणिक संस्था के निकट होते हुए भी वह अवसर प्राप्त नहीं कर पाता है, जो कि एक धनी व्यक्ति के बालक को शिक्षा संस्था से दूर होने पर भी मिल जाता है। जैसे दोस्तों आप गरीब है, अगर आपके पास घर के पास बहुत बड़ा स्कूल है तो आप उसमें नहीं जा पाते, लेकिन वही अमीर बच्चा दूर से भी दोस्तों नहीं होता कि अपनी गाड़ी से आ जाता है, वही चीज कही गई है। शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है, इसको बताना है। जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जब कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वह कुशल एवं व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बचपन चिंता बाल श्रम पर आपको टिप्पणी लिखना है। सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन छिन जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ आपको लिखना है। जनसंख्या में अबाध गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा संबंध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों, इसको जरा देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है। राष्ट्रीय प्रगति के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन कुशलता के लिए, परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए, योजनाओं की सफलता के लिए। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ने कितने मूल्यों को स्वीकारा था दोस्तों। कुल 83 मूल्यों को सूचीबद्ध किया गया है। घर का परिवार के मूल्यों के विकास में दोस्तों आपको भूमिका बताना है। देखिए, घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति है। बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जनसंचार साधन है। देखिए, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं जनसंचार का साधन है। राष्ट्रीय एकता का आपको अर्थ लिखना है। इसका अर्थ देखिए, देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना। राष्ट्रीय एकता के आपको लाभ बताना है तो भाषा के विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ आपको बताना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है, मतलब अंतर्राष्ट्रीयता दोस्तों आपकी एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा महात्मा गांधी जी। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषता आपको बताना, तो ये देखिए, कर्मेंद्रियों की शिक्षा है, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा है। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है, देखिए, करके सीखना, अनुभव से सीखना और सहसंबंध विधि। पंचपदी
प्रणाली के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका हर्बर्ट। खेल विधि के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा फ्राबेल। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्राबेल हो जाएगा। ड्रॉप आउट बच्चे कौन होते हैं? ये सभी बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर है, ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा कि किसका कथन है कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है? तो ये आंसर दोस्तों होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। प्रयोजनवाद शिक्षा की विशेषता आपको बताना था कि बालक का महत्व हो गया सामाजिक मूल्यों पर बल, अनुभव व क्रिया पर बल, शिक्षा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य आपको बताना, पहला हो जाएगा दोस्तों उचित पथ प्रदर्शन, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण, तीसरा गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, चौथा सामाजिक कुशलता का विकास। अगला क्वेश्चन, जॉन डीवी के शिक्षा का आधार ने मतलब क्या, शिक्षा का क्या आधार बताया? तो इसका आंसर होगा पहला मनोवैज्ञानिक आधार है, दूसरा सामाजिक आधार। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, योजना विधि के जनक कौन है? इस विधि के सोपानों को आपको बताना है। योजना विधि के जनक आपके किलपैट्रिक हैं, यह जॉन डीवी के शिष्य थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार है, क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा समस्या सूचना समानीत समाधान और पांचवा परीक्षण एवं प्रयोग। अगला प्रश्न क्या है कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ पर? तो इसका आंसर होगा हमारा इलाहाबाद, इसका नाम बदलकर प्रयागराज, इसको प्रयागराज लिखिएगा। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में। एससीईआरटी का दोस्तों पूरा नाम बताइए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसको जरा ध्यान से याद रखिएगा। ये दोस्तों आपका लिखा है एससीईआरटी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों एन हो जाता है एनसीईआरटी, इसका दोस्तों पूरा नाम क्या हो जाएगा हमारा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। फिर अगला क्वेश्चन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका दोस्तों जो गठन हुआ था वो 1981 में हुआ। एनसीईआरटी का दोस्तों कहाँ पर स्थित कार्यालय जो भी है वो नई दिल्ली में। बीआरसी दोस्तों आपका पूरा नाम पूछा गया तो ब्लॉक संसाधन केंद्र। ठीक है ना, बीआरसी, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बीआरसी, ये आपका आर लिखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा फिर आता है कि डाइट का आपको पूरा नाम बताना है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एनपीआरसी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ग्राम प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो इसका आंसर होगा प्रधानाध्यापक। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका आंसर होगा इलाहाबाद, जिसका नाम अब हो गया प्रयागराज। राज्य हिंदी संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? ये वाराणसी में। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये आपका इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज हो गया। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? इसका आंसर होगा हमारा प्रवज्या संस्कार। शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा आदर्शवाद। वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, इसका आंसर होगा प्रकृतिवाद। विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? तो इसका आंसर होगा रूसो। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने किया? तो इसका आंसर होगा जॉन डीवी ने। सच्ची शिक्षा वही है, ठीक ना, सच्ची शिक्षा मतलब वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच यह विचार किसका है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे महात्मा गांधी जी का। मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा हमारा फ्राबेल। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका गिजुभाई बाघेला। जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1969। शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना या कार्यक्रम का तात्पर्य है? तो दोस्तों शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है, क्या कहलाता है? ये बाल श्रम कहलाता है। परिवार, समाज, राज्य एवं जन संचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? इसका आंसर होगा आपका शिक्षा। विद्यालयों में सभी बच्चों को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका शैक्षिक अवसरों की समानता। विद्यालय समाज में सभी बच्चों के बीच लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना कहलाता है, तो लैंगिक समानता कहलाता है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा मोक्ष। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चार्ल्स पियर, 1839 से 1914 इनकी एज रही होगी। और दोस्तों देखिए सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका आंसर होगा हमारा
गिजुभाई। मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका राष्ट्रीय जनसंख्या मतलब नीति से अभिप्राय है कि आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय आपको लिखना है। तो देखिए, पहला, शहर तथा गांवों की नलियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। तीसरा, नदियों में मृत पशुओं को बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। चौथा, नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2 बार आ चुका है, जरा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1986 में। भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। बालिका शिक्षा के 2 प्रमुख समस्या आपको लिखना है। तो देखिए, पहला हो जाएगा शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, दूसरा की कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख करना है दोस्तों। तो पहला हो जाएगा सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भाव। फ्राबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका आंसर होगा किंडरगार्टन। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो इसमें देखिए, सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव या सुप्रीम मैन माना, वे अद्वैतवादी थे। फ्राबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के आपको नाम लिखना है। तो फ्राबेल की प्रमुख रचना दोस्तों एजुकेशन ऑफ मैन तथा दूसरी प्रमुख रचना मदर एंड प्ले सॉन्ग्स है। जनसंख्या शिक्षा की कोई एक विशेषता है दोस्तों आपको बतानी है, जनसंख्या शिक्षा की। तो देखिए, इसकी विशेषताएं, परिभाषा, अर्थ वर्थ सब देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बनी है, जनसंख्या और शिक्षा। अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित हो उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने के लिए इसकी परिभाषा को समझना आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। पहला देखिए, आपका राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनसांख्यिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। दूसरा दोस्तों, अब बारी आती है आपकी यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में या अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में नहीं जानना चाहिए। इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष तथा मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ होता है वर्तमान एवं भावी परिवार के कल्याण, आर्थिक संपन्नता तथा राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करना है। फिर अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। देखिए, यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। इस पद्धति में स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य आपको लिखना है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है, ठीक है ना। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है, ना ही कोई निश्चित नियमावली। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। मल्टीमीडिया क्या है आपको ये बताना है। देखिए, आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है। इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D मतलब 3 डायमेंशनल न 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित होता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य हो गया, दृश्य हो गया, पाठ्य तथा चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। तो पहला दोस्तों बारी आती है आपके संघ की। संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रविष्टि होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था। श्रमण के अतिरिक्त संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। संघ में प्रवेश लेने के विशेष नियम थे। संघ में प्रविष्ट होने की प्रवज्ञा कहते थे। इसका अर्थ होता है बाहर जाना, अर्थात भावी भिक्षु परिवार से विलग
होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में मिल रहा है। उसकी आयु 8 से लेकर दोस्तों 12 वर्ष के बीच होती थी। 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संपदा संस्कार होता था। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। फिर दोस्तों दूसरा नंबर आता है गुरु और शिष्य संबंध। गुरु एवं शिष्यों के मध्य बड़े घनिष्ठ एवं मधुर संबंध हुआ करते थे। दोनों का जीवन सादा तथा निकट होता था। गुरु शिष्यों का शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निष्कासन कर सकता था। जब गुरु यह पता पाता कि मतलब कोई शिष्य पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान नहीं दे रहा है या अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है, तो वह उसका निष्कासन कर दिया करता था। अगर कोई गुरु किन्हीं कारणों से संघ से बाहर हो जाता था तो उसके शिष्यों को भी संघ से बाहर हो जाना पड़ता था। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, आप देखते हैं आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम आपको लिखने हैं। इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन थे? सुकरात हो गया, प्लूटो हो गया, डेकार्ट, स्पोंजा तथा हीगल है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। देखिए इनका जन्म दोस्तों पहले कलकत्ता में सन 1863 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य आपको बताना है। तो पहला लक्ष्य क्या रहा है कि आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं को उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान तथा भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना। दूसरा 200 पॉइंट कह रहा है कि छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्ति करने की अधिक संभावना मतलब रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण का आपको अर्थ बताना है। तो वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अवस्था या पर्यावरणीय प्रदूषण आपके कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा एकेडमी। राज्य से क्या अभिप्राय है? देखिए दोस्तों आपका आईएल कैंडल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न क्या रहा है कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा फ्राबेल। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा सुकरात। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा भौतिकवाद के नाम से। फ्राबेल ने किंडरगार्टन का प्रारंभ किया था तो 1839 में। समाज के प्रमुख कार्य आपको लिखना है। तो समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता भी करता है। अगला प्रश्न क्या है कि मूल्य का अर्थ आपको लिखना है। तो मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। अगला क्वेश्चन, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? तो गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता आदि। ठीक है। अगला प्रश्न क्या हमारा, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? तो सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता 200 जनरल मदरसा खोला गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो सन 1791 में जोनायाल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था? तो 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया। वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका था दोस्तों? इसका आंसर होगा प्लूटो का। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा आपको लिखना है। देखिए, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास से। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, इस कथन की आपको व्याख्या करना है। तो जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित रूप में समय में निश्चित विधि से निश्चय विषय वस्तु से निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही निश्चित पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? देखिए, इसमें शिक्षा
दैनिक योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो इसका आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा। प्रयोजनवादी शिक्षा के दो उद्देश्य आपको लिखना है। पहला दोस्तों हो जाएगा पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, दूसरा नवीन मूल्यों का निर्धारण, तीसरा होगा मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद। बुनियादी शिक्षा की जन्मदाता आप देखेंगे महात्मा गांधी। क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है आप समझ गए होंगे। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर होगा इटली में। समाज की एक उपयुक्त परिभाषा आपको लिखनी है। देखिए मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज लोकाचार एवं कार्य विधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का एक जाल है और सदैव बदलता रहता है। शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को आपको लिखना है। तो ये दो, सबसे पहले आपका परिवार आता है, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार आदि। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आता है, देखिए लोकतंत्र में जाति, धर्म का, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29(2) में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि बाल श्रम से क्या अभिप्राय है। देखिए बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने की दुकान पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं। चाय एवं रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं, कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर बालक कार्य करते हैं, जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का काम करती हैं। अगला प्रश्न क्या रहा कि जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व में परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि वायु प्रदूषण के मूल रूप में कितने स्रोत माने जाते हैं। तो दोस्तों जैसे आपका धूल हो गया, आंधी हो गया, तूफान आदि। अगला प्रश्न क्या रहा, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय आपको ये बताना। देखिए भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना यानी व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। यही दोस्तों जल संरक्षण कहलाता है आपका। जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नामोल्लेख आपको करना जनसंचार के लिए। देखिए आपका समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं इत्यादि। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको एक काम करना है, पहले इस वीडियो सीरीज के दोस्तों आपको पहले पार्ट 1 को देखना है, ठीक है ना, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा और पार्ट 3 में दोस्तों आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। इन दोनों प्रश्नों को दोस्तों देखने के बाद मतलब दोनों वीडियोस को देख लेंगे, उसके बाद आपको एक मॉडल पेपर दिया जाएगा। जब आप उसको भी देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे, ठीक है। फिर पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी आपको करते रहना है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।